बात है 1907 की। सितंबर का महीना था। पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया भगत। ये कोई आम घर नहीं था जनाब। ये घर था सरदार किशन सिंह और विद्यावती कौर का। इनके घर में देशभक्ति हवा में घुली हुई थी। भगत के चाचा सरदार अजीत सिंह उस दौर के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। बचपन में जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, भगत अपने खेतों में बंदूकें उगाने के सपने देखता था। वो अपने पिताजी से पूछता, पिताजी हम खेतों में बंदूकें क्यों नहीं उगाते? बड़ी होंगी तो अंग्रेजों को भगाने के काम आएंगी। ये बातें सुनकर घर वाले हैरान भी होते थे और खुश भी। उस दौर का हिंदुस्तान सुलग रहा था साहब। बात सिर्फ गुलामी की नहीं थी, बात थी जिल्लत की। महात्मा गांधी अपने अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे और लाखों लोग उनके साथ थे। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी था, खासकर नौजवानों का। उनका खून गर्म था, इरादे फौलादी थे। वो पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे। उन्होंने रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा, आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम को समझा। कार्ल मार्क्स, लेनिन और दूसरे बड़े विचारकों की किताबों ने उनके दिमाग के दरवाजे खोल दिए। लाहौर का नेशनल कॉलेज क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। यहीं भगत सिंह की मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और यशपाल जैसे दोस्तों से हुई। साल था 1919, तारीख थी 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हुए थे। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब थे। तभी जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज अफसर अपनी फौज लेकर वहां पहुंचा। उसने बाग से निकलने का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। उस वक्त भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी। जब उन्होंने इस हत्याकांड के बारे में सुना तो वो अपने स्कूल से 40 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से वो दीवारें देखीं जिन पर गोलियों के निशान थे। उस मासूम बच्चे ने वहां की खून से सनी मिट्टी उठाई और एक शीशी में भर ली। उस दिन भगत सिंह का बचपन कहीं खो गया। उनकी आंखों में अब खेल और शरारतों की जगह एक आग जलने लगी थी। समय आगे बढ़ा। भगत सिंह अब पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो चुके थे। साल आया 1928। अंग्रेज सरकार भारत में कुछ सुधारों की बात करने के लिए साइमन कमीशन लेकर आई। पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे पंजाब के शेर लाला लाजपत राय। पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और फिर स्कॉट ने खुद आगे बढ़कर लाला लाजपत राय के सीने और सिर पर लाठियों से वार किए। उस दिन बुरी तरह घायल हुए लाला जी ने गरजते हुए कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। लाठीचार्ज में लगी गंभीर चोटों की वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला जी शहीद हो गए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने तय किया कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। लाला लाजपत राय की शहादत के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने एक गुप्त मीटिंग की। योजना बनाई गई। हर छोटी बड़ी बात पर गौर किया गया। जगह थी लाहौर का पुलिस हेडक्वार्टर। तारीख तय हुई 17 दिसंबर 1928। उस दिन सब अपनी अपनी तय जगहों पर तैनात थे। तभी एक अंग्रेज अफसर मोटरसाइकिल पर दफ्तर से बाहर निकला। पहचानने में एक छोटी सी भूल हो गई थी। वो अफसर स्कॉट नहीं बल्कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सॉन्डर्स था। इसके बाद सारे क्रांतिकारी वहां से सुरक्षित निकल गए। उन्होंने लाहौर की सड़कों पर पोस्टर चिपका दिए जिसमें लिखा था, लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया है। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। इस घटना ने पूरे देश के नौजवानों में एक नया जोश भर दिया। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथी लाहौर से निकलने में कामयाब हो गए। भगत सिंह ने अपना भेष बदल लिया। उन्हें एक ऐसा मंच चाहिए था जहां से उनकी बात हर कोई सुने, और इसके लिए सेंट्रल असेंबली, जो आज की संसद है, उससे बेहतर जगह क्या हो सकती थी। उस वक्त अंग्रेज सरकार 2 बहुत ही दमनकारी बिल पास करने की तैयारी में थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। 8 अप्रैल 1929 का दिन था। जैसे ही बिल पास होने की घोषणा हुई, उन्होंने असेंबली के खाली हिस्से में बम फेंके। जोरदार धमाका हुआ, हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह और दत्त चाहते तो आसानी से भीड़ का फायदा उठाकर भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं। वो वहीं खड़े रहे और नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये उनकी योजना का हिस्सा था।
वो जानते थे कि अब उन पर मुकदमा चलेगा और अदालत उनके लिए एक मंच बन जाएगी। असेंबली में फेंका गया बम सिर्फ एक धमाका नहीं था, वो एक विचार था, एक संदेश था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों का असली संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने देखा कि जेल में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। जब उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक थी। इस हड़ताल के दौरान उनके एक साथी जतिन दास 63 दिनों तक भूखे रहने के बाद शहीद हो गए। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने अपनी कलम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने कई लेख लिखे, पत्र लिखे और एक डायरी भी मेंटेन की। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा मशहूर लेख लिखा, जिसमें उन्होंने धर्म, ईश्वर और तर्क पर अपने विचार रखे। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक गहरे चिंतक और विचारक भी थे। मुकदमा सिर्फ एक दिखावा था। उन्हें सॉन्डर्स की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। इस फैसले से पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल था। लोग सड़कों पर उतर आए, जुलूस निकाले और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। फांसी की सजा सुनने के बाद भी भगत सिंह के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्होंने अपनी मंजिल पा ली हो। जेल में उनसे आखिरी बार मिलने जब उनके वकील प्राण नाथ मेहता आए तो भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे। देखिए, आखिरी वक्त में भी वो देश और विचारों के बारे में ही सोच रहे थे। 23 मार्च 1931 की शाम, तय तारीख से एक दिन पहले उन तीनों को फांसी देने का फैसला किया गया। वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उन्होंने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। और फिर वो तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उनके शवों को भी उनके परिवार वालों को नहीं सौंपा। रात के अंधेरे में सतलुज नदी के किनारे उनके शवों के टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। वो सोचते थे कि वो भगत सिंह को मिटा देंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि भगत सिंह एक शरीर नहीं, एक विचार बन चुके थे। और विचार कभी नहीं मरते। भगत सिंह मरे नहीं, वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं, हमारे विचारों में, हमारे संघर्षों में और हमारे सपनों में। इनकलाब जिंदाबाद।